हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम देखेंगे आपका उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर पेपर से आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तिग्मांशु धूलिया निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तिग्मांशु धूलिया जी तो भैया आपके संबंधित हैं, आप सभी को पता है, सिनेमा से। ठीक है, ये रहे आपके तिग्मांशु धूलिया जी। ठीक है, इनका जो मूल परिवार है वो उत्तराखंड से बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके प्रयागराज यानी यूपी में। ठीक है, जो पहले आपका इलाहाबाद था। अब देखो, उत्तराखंड में जिनका संबंध सिनेमा से है, ठीक है, और गीतकार भी हैं, वह कौन होंगे भैया। गीतकार, वैसे गीतकार गाना इन्होंने भी गाया है, लेकिन अगर मैं और उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, ये इनका जन्म तो भैया आपका किधर हुआ था, यूपी हुआ था। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो आपका नाम आना चाहिए सिनेमा और गीतकार में प्रसून जोशी का। ठीक है ना, प्रसून जोशी का ये नाम आपने को याद में आना चाहिए। ठीक है ना, आप सभी ने तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी, उसमें जो माँ गाना है वो प्रसून जोशी जी ने ही लिखा था। अब इसमें पेंटिंग लिखा है, तो पेंटिंग से आप किसे रिलेट कर सकते हो, पेंटिंग यानी चित्रकार। तो मौला राम जी को आप कैसे भूल सकते हो भैया, मौला राम जी। ठीक है ना, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था भैया मंगत राम जी। ठीक है ना, क्या नाम था, मंगत राम जी था इनके पिता का नाम। ठीक है, आप सभी को पता है राजा प्रदीप शाह ने मौला राम जी को संरक्षण प्रदान किया था, और मौला राम जी के ही शिष्य चैतू और माड़कू थे। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आप सभी को पता है वह होता है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में होता है। भैया हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो आपको इस उत्तराखंड के बारे में भी पता होना चाहिए फिर। ठीक है, जैसे उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना। ठीक है ना, और इसकी राजधानी देहरादून है। इसकी जो आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो आपकी गैरसैंण है। गैरसैंण कब बनी थी भैया राजधानी, ग्रीष्मकालीन वह बनी थी ऑफिशियल की अगर मैं बात करूं तो 8 जून सन 2020 को बनी थी ऑफिशियल गैरसैंण। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है भैया, 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो कुल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 1.69% है। ठीक है, और कितनी सीटें हैं विधानसभा सीटें भैया, 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 42 तो आपकी गढ़वाल में है और 28 आपकी कुमाऊं में है। ठीक है, और लोकसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा 5 हैं, और राज्यसभा कितनी है भैया, राज्यसभा 3 है। उत्तरांचल से उत्तराखंड का नाम कब रखा गया, 1 जनवरी सन 2007 को, ऐसे करके आपने याद होना चाहिए। और उत्तराखंड राज्य से आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो याद होनी चाहिए, जैसे राज्य गीत हो गया, देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन करके है आपका। ठीक है, राजकीय पशु हो गया कस्तूरी मृग, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय पक्षी मोनाल, राज्य तितली। हाँ, राज्य तितली से एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर उत्तराखंड की बात आ रही है राज्य तितली से, वैसे अभी नाम चेंज हुआ नहीं है। कॉमन पिकॉक है जो राज्य की तितली है, उसका नाम चेंज करने की सोची है। ठीक है, वुली बेडेड पिकॉक रखने की सोच रखी है। ठीक है, शायद सरकार थोड़े टाइम बाद ये नाम रख दे, वुली बेडेड पिकॉक। और राज्य यंत्र तो आप सभी को पता है ढोल है। आगे की ओर देखिए, ऐसे प्रश्न आ जा रहे हैं आजकल आपके उत्तराखंड में। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। 5:3 है भैया वर्तमान, बोल रहा है 4 साल बाद, यानी वो हो जाती है 3:2। ठीक है, इसमें हम गैप देखते हैं, अगर ये वाला गैप सेम हो तो आपका तो निकल जाता है बहुत आसानी से आंसर। अगर सेम नहीं है तो आपने क्या करना पड़ता है भैया, इनको इक्वल करना पड़ता है। कैसे करोगे आप इक्वल, चलिए पहले वो बेसिक तरीका देखते हैं। ठीक है, ये तो आपका शॉर्ट तरीका हो गया, पहले बेसिक तरीका जिसमें सभी करते हैं। मान लो कोई आपने एक समान अनुपात ले लिया x। ठीक है, तो इस 5x और 3 को देखिए भैया, 5x। ठीक है, अब 4 साल बाद बोल रखा है तो भैया प्लस 4 साल कर दो, बट्टे अनुपात बट्टे में आ जाएगा आपका ये 3x। ठीक है, 3x प्लस 4 हो गया, बराबर आपका ये वाला अनुपात यानी 3/2 रख लो भैया आप। ठीक है, अब क्या था, यह प्रश्न यहीं हल हो गया आपका।
कैसे हल हो गया, आपने तिरछी गुणा कर देनी है। पहले इस 2 की गुणा इस 5 से करना, फिर इस 2 की गुणा इस 4 से करना। वैसे ही इस 3 की गुणा पहले 3 से करोगे, 3x से। रुको मैं कलर चेंज करके आपको बस ऐसे समझा दूँ। इस 3 की पहले इस 3x से करोगे, फिर इस 3 की इस 4 से करोगे। चलो करते हैं, फिर पहली गुणा कर देते हैं। 2 की 5 दूनी 10, यानी ये आ गया आपका 10x, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8, ठीक है, कितना आ गया 4 दूनी 8, बराबर इस 3 की गुणा x से करो तो 3 तिया 9x हो गया, 9x हो गया, ठीक है, और 4 तिया 12, प्लस 12 कर दो, प्लस 12, ये आ गया। अब इसको कैसे हल करोगे भैया, तो इसको आप हल करोगे जैसा कि आप सभी को पता है। क्या करोगे, इस 10x को और इस 9x को ले जाओगे ना, बदलोगे, तो ये 9x इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ प्लस में था, इधर इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 10 में से 9x गया तो क्या बचा, सिंपल सी बात है भैया, खाली x बच गया, बराबर ये प्लस का 8 जो है ना, आप इसको घुमा के इधर ले जाओगे 12 के पास, तो 12 में से 8 गया तो आपका कितना बचा, माइनस से हो जाएगा ना, तो 12 में से 8 गया तो आपका बचा 4। तो x बराबर तो आ गया भैया 4, कितना आ गया 4 आ गया। तो सीधी सी बात है, x बराबर 4 आ गया तो a का कितना था भैया, x बराबर 4 आ गया तो a का 5 है, तो 5 चक्को 20 हो गया, यानी 20 इसमें हमारा आंसर आ जाना था। इसको आप देखो शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते थे आप, 5:3 है, और फिर आपने किया जो 4 साल बाद है वो कितना है भैया, 3:2 है, ठीक है, 3:2 है। तो आप इसको कैसे कर सकते थे, इसको आप इक्वल कर लो, 5 3, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे कितने का है भैया, 1 का गैप है, ठीक है ना, 3 2 5 होता है, और 2 और 1 3 होता है, तो गैप 1 का ही तो है यहाँ पे। तो इस 2 की गुणा आप इसमें कर दो, 3 दूनी, और इस 2 की गुणा इसमें भी, और ये वाले 1 की गुणा यहाँ कर दो, बात सेम ही है, ठीक है। 1 की गुणा आप कर रहे हो 3 में तो 3 ही आना है, और 5 में तो 5 ही आना है। तो आप क्या करोगे भैया, 5:3, ठीक है, और ये अब नया अनुपात निकल के क्या आ गया भैया, 3 दूनी 6, यानी 6 हो गया, और फिर अनुपात 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब 4 हो गया तो फिर क्या हो गया, ये 4 साल बाद बोला है, 4 साल बाद कितने का अंतर आ रहा है, 1 का ना, तो ये भैया आप सीधे से आप समझ गए। तो यहाँ पे 5 चक्को 20 साल हो जाएगा ए की वर्तमान, और 4 तिया 12, 12 किसकी हो जाएगी भैया, बी की आयु, ठीक है। तो आप ऐसे सिंपल निकाल सकते थे। अगर गैप यहाँ पे आपका 2 का आ रहा होता, यानी 6 और 8 होता, यहाँ पे मान लो 2 का आ रहा होता, तो आप क्या करते, इस 4 की गुणा इस 2 से करते, फिर आप निकालते ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक आपका शॉर्टकट तरीका होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप सिंपल वाले तरीके से भी कर सकते थे, दोनों आसान है। आगे की ओर, सचिन ने एक पारी में 125 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। सचिन ने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत स्कोर विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। ज़्यादा कठिन प्रश्न तो है नहीं है भैया, आपसे सिर्फ क्या पूछा है, कितना प्रतिशत पूछा है, ठीक है, प्रतिशत पूछा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सभी को पता है भैया, 3 चौके यानी 4 तिया भैया 12 12 रन बनाए होंगे चौके से, और 8 छक्के यानी 6 × 8, 6 × 8 कर दो, ठीक है, 8 छक 48, ठीक है, 48 जोड़ो तो कितना हुआ, 8 2 10, ठीक है, 10 हो गया, यहाँ से लगो 1, 4 1 कम 4 1 5 1 6, ठीक है, जोड़ना था, मैं गुणा जैसा कर रहा हूँ, ठीक है। 48 और 12 60 हो गया आपका, ये 60 रन हो गए आपके, उसने 60 रन तो ऐसे ही बना दिए, यानी 125 में से आप 60 घटा दो, 125 रनों में से 60 घटा दो, ठीक है, तो कितना आ गया भैया, 65 रन आ गए। अब उसने प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत यानी 65 रनों का आपने प्रतिशत बताना। आप प्रतिशत में क्या करते हो भैया, ये परसेंट कैसे निकालोगे, जो मान आया है, मान क्या आया है हमारा भैया, 65 आया है, तो आप यहाँ पे 65 लिखोगे, ठीक है, और इसके नीचे क्या आता है, कुल मान, कुल मान क्या है भैया, 125, 125 लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, 125 लिखोगे। अब 125 फिर गुणा प्रतिशत के लिए 100 कर दोगे, ये हमारा निकल के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ पे मैं आपको बड़े में लिख के दिखा दे रहा हूँ, 65/125 गुणा 100। ठीक है, 25 चक्को 100, 25 पंजे 125। ठीक है, तो 5 से आप 65 को काटेंगे तो कितना आएगा भैया, 13 पंचे 65 यानी 13 आ गया। ठीक है, 13 और 13 चक्को कितना होता है, यहाँ पे गुणा होगी ना, 4 बचा है, 13 चक्को 52। ठीक है, तो इसमें हमारा 52% सही आंसर आ रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपने। ठीक है ना, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे आपको दिया है 8, 4, 2 और 16 दिया है। ठीक है, तो देखो 8 चक्को 32 यानी यहाँ पे तो गुणा हो गई है। ठीक है, 4 दूनी 8 यहाँ पे भी गुणा हो गई है, 16 दूनी 32 यहाँ पे भी हुई है। अब 16 गुणा 8 होगा। ठीक है, 16 गुणा 8 होगा, तो इसमें हमारा क्या आंसर आना चाहिए था, 128। ठीक है, 16 8 128। ठीक है, तो 128 इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, 150 को ABC में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि A का हिस्सा B से 20 अधिक है तथा C से 20 कम है। B का हिस्सा कितना है, तो आपसे B का हिस्सा पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा B का हिस्सा होगा ना, वह होगा हमारा, देखो ABC। अब मान लो आपने इसको कैसे करना है, विभाजित कर रहे हैं, 150 को आपने विभाजित कर लिया। ठीक है, ए का हिस्सा B से 20 अधिक है बोला गया है। ठीक है ना, 20 अधिक है, यानी मान लो इसको अगर आप ए का हिस्सा 20 अधिक है, इसको 20 मानते हो तो इसको आपने 40 मानना पड़ेगा, क्योंकि भैया 20 अधिक है। ठीक है, और सी का हिस्सा कितना है भैया, सी का इस 40 से भी 20 अधिक है, यानी 40 इसका है, तो इसका भैया 60 ही होना चाहिए था। ठीक है, 60 होना चाहिए था। अब जोड़ो तो ये क्या है, 150 आ रहा है, 40 50 60 60 और 60 120 ही हो रहा है, नहीं भैया। ठीक है, 30 और चाहिए, यानी सब में 10 10 ऐड कर दो, 10 10 और 10, ये हमारा निकल के आ गया। अब ये आपका हो जाएगा। देखो ए को मिला कितना 50 और बी को कितना मिला, बी को मिला 30 और सी को कितना मिला भैया 60 70 मिला। ठीक है, इनको आप जोड़ो तो आपका हो जाएगा ये 150। तो बी का कितना आ रहा है भैया, 30 आ रहा है बी का। ठीक है, बी का 30 आंसर आ रहा है हमारा। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर एक व्यक्ति ने 5 दिनों में 100 केले खाए, प्रत्येक दिन उसने पहले दिन से 6 केले अधिक खाए। उस व्यक्ति ने पहले दिन कितने केले खाए, आपसे यह पूछा जा रहा है। मान लो आपने कुछ केले खाए होंगे और आपको पता नहीं, आप सभी को पता है, हम उसे एक्स मानते हैं। पहले दिन आपने ये केले खाए भैया एक्स, तो आप दूसरे दिन कितने खाएंगे, 6 केले अधिक खाएंगे। इससे तो भैया 6 केले अधिक खाएंगे, इस एक्स से तो आप क्या करेंगे, 6 केले अधिक खाएंगे ना, एक्स प्लस 6। आप फिर तीसरे दिन क्या करेंगे, तीसरे दिन आप और अधिक खाएंगे, यानी 6 और जोड़ दो भैया 6 में, प्लस एक्स प्लस 6 खाओगे आप तीसरे दिन। ठीक है, तो आप फिर चौथे दिन क्या खाओगे भैया, चौथे दिन एक्स प्लस 6 और 6 12 होता है, 12 प्लस 6 खाओगे। और फिर पाँचवें दिन कितना खाओगे, एक्स प्लस 12 6 18, तो प्लस 18 प्लस 6 खाओगे आप कितने दिन में भैया, पाँचवें दिन। ठीक है, समझ गए आप। अब देखो इसको आप निकाल लो, इसको कैसे निकलेगा ये आपका, आपने एक्स कर दिया यहाँ पे। अब तो सिंपल है, बराबर 100 कर दो इसके, क्योंकि 100 केले खाए थे ना आपने, तो अब बराबर 100 करोगे आप। ठीक है, तो आप जोड़ दो भैया यहाँ पे 1x 2x 3x 4x और ये 5x, यानी ये तो हो गया आपका 5x। ठीक है, 5x हो गया, प्लस इनको जोड़ दो आप। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है भैया, ये 6 कम 6 7 12 12 6 18, ये इन दोनों को जोड़ दिया तो 18 आ गया। ठीक है, और 18 और ये 12 कितना होता है भैया, 30 होता है, 30 और 6 36 हो गया, और ये 36 और 18 कितना हो गया 54, और 54 और 6 कितना होता है भैया आपका, 54 और 6 होता है आपका 60 ही। ठीक है, 60 आ गया, यानी आप यहाँ पे प्लस 60 लिखोगे। ठीक है, प्लस 60 लिखा और फिर बराबर 100 कर दिया। ठीक है, प्लस 60 लिख के बराबर 100 कर दिया। अब देखो यहाँ पे, अब सीधा कुछ करना नहीं है आपने भैया, काटा पीटी कर देनी है। आपने क्या करना है, 5x
घटा देना, यानी ये प्लस का 60 है, ये जब इधर उड़ के जाएगा 100 के पास तो क्या हो जाएगा भैया, ये 100 माइनस 60, यानी बचा कितना आपका, बचा भैया 40। ठीक है, बचा कितना 5x, 5x बराबर ये हो गया आपका 40। आप 5x 40 हो गया तो आप क्या करोगे, x बराबर 40/5 कर दोगे, तो आपको सिंपल सा पता है, तो 5×8 = 40, यानी उसने पहले दिन कितने खाए होंगे भैया, 8 खाए होंगे। ठीक है, पहले दिन 8 खाए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही श्वेता वर्मा किस जिले से संबंधित हैं? तो श्वेता वर्मा जी आप सभी को पता भी है, पिथौरागढ़ से संबंधित हैं। ठीक है ना, पिथौरागढ़ से संबंधित हैं। और पिथौरागढ़ की बात आएगी तो कब बना था जिला भैया, जो आपका 24 फरवरी 1960 को आपका ये एक ज़िला बन गया था। और किससे अलग होके बना था भैया, अल्मोड़ा से अलग हो गया था ये ज़िला आपका। ठीक है, अल्मोड़ा से अलग करके ये किसी नया ज़िला बनाया गया। और पिथौरागढ़ की बात आएगी तो इसकी सीमा जो है चीन और नेपाल से लगती हैं। और अगर मैं बात करूँ कितने ज़िलों में लगती हैं, तो चमोली में लगती है भैया पिथौरागढ़ की सीमा, बागेश्वर में, चंपावत में और अल्मोड़ा में, यानी 4 ज़िलों में आपकी पिथौरागढ़ की सीमाएं भी लगती हैं। और अगर आपने और चीज़ एडिशनल याद करनी है तो आप याद कर सकते हो क्या क्या है पिथौरागढ़ में। जो बेसिक से थोड़ा हट के अगर मैं बात करूँ तो व्यास घाटी, ठीक है, व्यास घाटी है, जोहार घाटी है आपकी पिथौरागढ़ में, ठीक है ना, दारमा घाटी है, सोर घाटी है, तो कई घाटियां हैं। और वहीं पे अगर मैं पिथौरागढ़ में बात करूं कुंड, तो आप सभी को पता है माहेश्वरी कुंड है, ठीक है, और थामरी कुंड है, थलकोट झील भी आपकी पिथौरागढ़ में मिलेगी, बिरथी जलप्रपात आपको पिथौरागढ़ में मिलेगा, भेलछड़ा जलप्रपात आपको पिथौरागढ़ में मिलेगा, गरुड़ प्रपात भी आपको पिथौरागढ़ में मिलेगा। और क्या है भैया घूमने वाली चीज़, खलिया टॉप है, खलिया टॉप आपको पिथौरागढ़ में मिलेगा, नारायण आश्रम जो डीडी हाट में स्थित है वो भी आपको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में कोटेश्वर बांध स्थित है? तो कोटेश्वर बांध जो आपका स्थित है ना, वो आपका टिहरी में स्थित है। किधर स्थित है भैया, टिहरी में, आप सभी को पता है। ठीक है ना, 28 दिसंबर 1815 को क्या होता है भैया, टिहरी रियासत की नींव रखी जाती है। किसके द्वारा नींव रखी जाती है, वो रखी जाती है सुदर्शन शाह के द्वारा नींव रखी जाती है। ठीक है, तो सुदर्शन शाह के द्वारा एक नींव रखी जाती है 28 दिसंबर 1815 को। अब देखो आप सभी को पता है जो ये टिहरी था, अब था मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले ये आपका भागीरथी और भिलंगना, ठीक है ना, भागीरथी, रुकिए, भागीरथी और भिलंगना के संगम पे था। फिर क्या हुआ भैया, ये डुबो दिया गया, ठीक है ना, ये डूब गया आपका। फिर यहाँ पे फिर जो भी बचा, जो भी गांव वाँव था उसे नई टिहरी में स्थापित बोला गया, कहा गया इस पहाड़ में रह लो और इसे हम नई टिहरी घोषित कर देंगे। ठीक है, यानी पुरानी टिहरी आपकी डूब गई थी। ठीक है ना, चलो अब आप सभी को पता, अगर मैं बात करूँ टिहरी को, तो 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी है वो गढ़वाल से आपका भैया पृथक हो गई, आपका जनपद बन गया था। ठीक है, और टिहरी से आप क्या याद में रख सकते हो, टिहरी से याद में रख सकते हो या भागीरथी भिलंगना के संगम को याद में रख सकते हो, जिसे गणेश प्रयाग कहा जाता है। वहाँ पे आए थे भैया आपके स्वामी रामतीर्थ जी, आप सभी को पता है, वहीं पे उन्होंने जल समाधि ली थी, स्वामी राम तीर्थ जी। ठीक है, स्वामी राम तीर्थ जी टिहरी आए थे 1902 में, और उनकी मृत्यु, मतलब वो जो आप जल समाधि ले लेते हैं, ठीक है, 1906 में। कहाँ पे भैया, भागीरथी और भिलंगना के संगम गणेश प्रयाग में। ठीक है, चलिए, और टिहरी में और क्या क्या है भैया, सहस्त्र ताल है टिहरी में, गढ़वाल का जो सबसे बड़ा और गहरा ताल है। और टिहरी में है आपका खतलिंग ग्लेशियर है। ठीक है, और विश्वनाथ गुफा है टिहरी में, विश्वनाथ गुफा है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने याद में रखने हैं, टिहरी राज्य के वन आंदोलन याद में रखने हैं, वन आंदोलन आपने याद में रखने हैं।
ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक आपका आंदोलन हुआ था रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन की अगर मैं बात करूं, ये आपके भिलंगना क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था 1994 में, यानी 1994 में, ठीक है। पेड़ों की कटाई को लेकर के विरुद्ध ये आंदोलन आपका किया गया था, और इसके जो प्रेरणा जो स्टार्ट किया था वो सुरेश भाई ने किया था इसे स्टार्ट, ठीक है। यानी जो प्रेरणता थे वो थे आपके सुरेश भाई। अब देखो, एक और आंदोलन आपने याद में रखना है, ठीक है, टिहरी का, वो है आपका कुजड़ी आंदोलन। जो कुजड़ी आंदोलन था, कहीं पे आपको 1903 डेट मिलेगी, कहीं पे 1904 मिलेगी, तो दोनों आपने याद में रखना, 1903-4 हम दोनों लिख देते हैं, ठीक है। तो अमर सिंह जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, ठीक है, और ये आपके कर बढ़ाए जाने के विरोध में था, ये आपका एक वन आंदोलन था, ठीक है। चलिए, फिर आपका अगर मैं बात करूं टिहरी में, तो आप सभी को पता है भैया, टिहरी में एक आपका तिलाड़ी कांड हुआ था, तिलाड़ी कांड, ठीक है, 1930 को हुआ था ना। किसानों को जो भूमि थी, किसानों की मतलब भूमि को क्या कर दिया था, वन भूमि बना दिया था, तो इसके चलते एक विरोध हुआ था आपका। और भैया टिहरी में ही आपका क्या है, डोबरा चांठी पुल भी है, ठीक है, सस्पेंशन पुल है ये आपका, डोबरा चांठी सस्पेंशन पुल, जो कि आपका 2020 में आपका पूरा बन के तैयार हो गया था, ठीक है। और टिहरी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोड़ मेला लगता है, अलगाड़ नदी पे लगता है आपका मोड़ मेला, जहाँ पे आपका मछली मारते हैं, ठीक है। और टिहरी में ही है आपका चंद्रबदनी मंदिर, और कहाँ पे है भैया, वो चंद्रकूट पर्वत पे है। आगे की ओर, जिप्सम प्राप्त किया जाता है जब, तो जिप्सम तब प्राप्त किया जाता है भैया जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ आपका मिलाया जाता है, ठीक है। आगे की ओर, हमारे शरीर का कौन सा भाग गंदे रक्त का शोधन करता है, तो वह करता है भैया यकृत, ठीक है, यानी यह क्या बोलोगे इसे आप, लीवर, ठीक है, लीवर, ठीक है, इसको लीवर बोलोगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के निकटतम है। अब आपको यहाँ से पता लग गया होगा भैया निकटतम है, तो वो कौन सी है भैया, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। पहले ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल आएगा, फिर आएगा आपका समताप मंडल, ठीक है, फिर क्या आएगा आपका मध्य मंडल, फिर आएगा आयन मंडल, फिर क्या आएगा आपका भैया, वो आएगा आपका बाह्य मंडल, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख के किस भाग पर बनता है, तो वो आँख के किस भाग पे बनता है भैया, वह बनता है आपके दृष्टिपटल पे, यानी दृष्टिपटल यानी आपका रेटिना, ठीक है, रेटिना बोल लो, ये रेटिना पे आपका बनता है, ठीक है, रेटिना पर ही किसी वस्तु की छवि बनेगी ना आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भैया एटीपी को, किसको, एटीपी को कहा जाता है, कोशिका की करेंसी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो देखो विटामिन सी तो मैंने यहाँ पे लिखा है जल में घुलनशील है, और विटामिन बी भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाएगा भैया, उसमें वह किया जाएगा आपके सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आगे की ओर, URL का पूर्ण रूप है, तो URL का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए आगे की ओर, अगला प्रश्न है, उसे पहचानिए जो एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है बोला गया है, तो वह है भैया ट्रैफिक एनालाइजर। आपने देखा होगा भैया, गाड़ी वालों का नशा जैसे चेक नहीं करते हैं, इसमें फूंक मारो या कुछ भी, ठीक है, तो इसे ब्रेथ एनालाइजर भी बोलते हैं। आगे की ओर, निम्नलिखित सर्वरों में नहीं है पूछा गया है ना, हाँ सही है, ट्रैफिक वाला। आगे की ओर, निम्नलिखित सर्वरों में पहचान करें जो लैन उपभोक्ताओं का डेटा साझा करने की अनुमति देता है, तो वह अनुमति देता है भैया डेटा सर्वर, कौन देता है, डेटा
सर्वर। आगे की ओर हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र है, तो हंसाने वाली गैस का यानी नाइट्रस ऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है, यानी N2O इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही है N2O, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर साबुन के बुलबुले निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण रंगीन दिखाई देते हैं? किस प्रक्रिया के कारण रंगीन दिखाई देते हैं भैया? वह दिखाई देते हैं व्यक्तीकरण के कारण, ठीक है। चलिए आगे की ओर अगला जो हमारा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में किया था? फतेहपुर सीकरी वाला, ठीक है, आप सभी को पता है भैया, गुजरात विजय 1572 में, ठीक है, गुजरात विजय। अगर बात आ रही है अकबर की, तो अकबर का कार्यकाल भैया 1556 से चला था। 1556 बोल दिया तो आपको द्वितीय पानीपत का युद्ध याद में आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि गद्दी में बैठते ही द्वितीय पानीपत का युद्ध लड़ता है भैया, किसके साथ? हेमू विक्रमादित्य के साथ, 5 नवंबर 1556 को, ठीक है ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ता है, जिसमें भैया अकबर जीत जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं हेमू जी की, तो हेमू जी क्या थे ना, भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में वो पहले और एकमात्र हिंदू राजा थे जिसने दिल्ली सिंहासन पर अधिकार जमाया। अब जब मैं कभी भी मध्यकालीन बोलता हूँ, तो आप कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि यार मध्यकालीन क्या है, ठीक है। सर बोलते हैं मध्यकालीन, ठीक है, और फिर इसके बाद आएगा आपका आधुनिक, ठीक है, प्राचीन, ये क्या चीज़ें हैं? तो मध्यकालीन इतिहास की अगर मैं बात करूँ, यानी मध्यकालीन इतिहास आप ऐसा समझ लो, जब आपका अरबों का आक्रमण होता है ना, अरबों का आक्रमण होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, भारत में भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, फिर आपका मुगल साम्राज्य आ जाएगा, सूरी वंश आ जाएगा, इसी बीच मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा। जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन होगा ना, वहाँ से आधुनिक आ जाएगा, समझ लो अंग्रेज आ गए तो भैया आधुनिक हो जाएगा वहाँ से, ठीक है, अंग्रेज आने लग गए तो वहाँ से आधुनिक स्टार्ट हो गया। इससे पहले का अरबों के आक्रमण से आपका मध्य होगा, उससे पहले का आपका प्राचीन हो जाएगा, समझ गए। अब चलिए, अब इसमें लिखा है आपका अकबर की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या बनवाया था? आगरा का लाल किला बनवाया था भैया, ठीक है, आगरा का लाल किला बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया था अकबर ने। दीवाने खास बनाया था, पंचमहल बनाया था, जोधाबाई महल भी बनाया था, ठीक है। और एक और बार आपने ध्यान में रखनी है कि अकबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अकबर के शासनकाल में ना, शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का, तो वो कहा जाता है आपके वुड्स डिस्पैच को, ठीक है, वुड्स डिस्पैच को। क्या था ना, अगर मैं बात करूं, एक चार्ल्स वुड थे जिसका नाम था चार्ल्स वुड, वुड्स लिख दिया है इसमें, वैसे उनका नाम चार्ल्स वुड था, ठीक है। देखो भैया रानी भी हंस रही है, तो चार्ल्स वुड था, ठीक है। तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भैया प्रचार प्रसार किया और महिलाओं के शिक्षा पर भी इन्होंने जोर दिया। तो 1854 की बात होती है ये आपके, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन होंगे 1854 के समय? आप सभी को पता है डलहौजी होंगे, ठीक है, डलहौजी होंगे। तो डलहौजी को एक ये पत्र लिखते हैं और उसी पत्र को कहा जाता है वुड का घोषणा पत्र, ठीक है। चलिए वुड डिस्पैच आप समझ गए, इसमें बात की गई थी इस अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार की। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त की बात आएगी तो भैया आप सभी को एक नाम याद आ रहा होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। बात होती है 1793 की। स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू करता है भैया कॉर्नवालिस। क्या होता है ना, जो भी जमींदार होंगे अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, भू राजस्व का जो 90% है वो कंपनी को देना पड़ेगा और 10% अपने पास रखना पड़ेगा। बाबा हो कितना लूट है, सोच सकते हो ये। अब देखो, अगर मैं कॉर्नवालिस की ही बात करूं तो आप सभी को पता है कॉर्नवालिस को जाना जाता है भैया पुलिस सेवा के जन्मदाता के रूप में। पुलिस सेवा, ठीक है, पुलिस सेवा और सिविल सर्विसेज, सिविल
सर्विसेज के जन्मदाता भी आपके कॉर्नवालिस ही हैं, ठीक है। और पहले ये सिविल सर्विसेज जो आपकी परीक्षा होती थी, ठीक है ना, ये पहले आपकी इंग्लैंड में होती थी, इंग्लैंड में। फिर उन्होंने सोचा भैया चलो भारतीयों को हम पद पे बैठा रहे हैं तो भारत में भी करा देते हैं फिर ये परीक्षा। फिर 1923 से ये परीक्षा आपकी भारत में भी आयोजित होने लग गई। मतलब 1923 में पहली बार हुई थी, ठीक है ना, तब से ये आयोजित होने लग गई। आगे की ओर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के फलस्वरूप किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है 1920 में आपका स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन, जो कि चौरा चौरी घटना के बाद क्या कर दिया जाता है भैया, उसको स्थगित कर दिया जाता है, जो कि 1922 में यह घटना होती है। यानी इसमें हमारा असहयोग आंदोलन बिल्कुल सही आंसर था। किसके फलस्वरूप पूछा गया है। आप सभी को अगर मैं इस कहानी का छोटा सा एक हिस्सा बताऊं तो आप सभी को पता है चौरी चौरा कांड 1922 में होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन बोलते हैं गांधी जी चलाते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा जन आंदोलन कह सकते हो आप इसे। तो 5 फरवरी 1922 को क्या होता है ना, एक चौरी चौरा नामक स्थान होता है आपका, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है ना, पुलिस लोग, किसानों का एक जुलूस जा रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसानों का एक जुलूस जा रहा होता है, तो किसानों पे ना गोलियां चला देते हैं पुलिस वाले उस भीड़ में। तो भैया भीड़ को भी गुस्सा आ जाता है, तो भीड़ क्या करती है, पुलिस में आग लगा देती है, ठीक है ना। पुलिस थाने को घेर देती है, जो जैसे पुलिस थाना है, इस पुलिस थाने को घेर के भैया आग लगा देती है। और यहाँ पे 22 पुलिस वाले मर जाते हैं, ठीक है ना। इस कांड में 22 पुलिस वाले मर जाते हैं और गांधी जी असहयोग आंदोलन को भैया समाप्त करने का निर्णय लेते हैं 12 फरवरी को। 12 फरवरी को कहते हैं कि हम असहयोग आंदोलन आपका समाप्त कर रहे हैं। और कहाँ कहते हैं भैया, ये भी आपने याद में रखना है, वह कहते हैं बारदोली में, ठीक है। बारदोली में एक आपकी सभा होती है, कांग्रेस की सभा होती है बारदोली में, तो उसी बैठक में इसको समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। आगे की ओर गढ़ राजवंश काव्य के लेखक कौन है? गढ़ राजवंश काव्य के लेखक कौन है पूछा गया है आपसे, तो वह है मौलाराम तोमर जी। अगर मैं बात करूं आपके मौलाराम जी की, तो आप सभी को पता है भैया पृथ्वी शाह के समय में, किसके समय में, पृथ्वीपति शाह के समय में 1658 में शाहजहां के 2 दरबारी चित्रकार आते हैं भैया, जिनका नाम होता है श्यामदास और उनके पुत्र हरदास, ठीक है। तो एक आपकी चेन चलती है, हरदास ये लोग आपके श्रीनगर आते हैं, फिर इनके पुत्र होते हैं हीरालाल जी, और हीरालाल जी के पुत्र होते हैं मंगत राम जी, और मंगत राम जी के बेटे होते हैं मौलाराम जी, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं मौलाराम जी की, तो मौलाराम जी ने ना ये आपके कह सकते हो 5 पवार शासकों का काल देखा, ठीक है। प्रदीप शाह हो गया, ललित शाह हो गया, जय कीर्ति शाह हो गया, प्रद्युमन शाह हो गया और सुदर्शन शाह हो गया, ठीक है ना। चलो, और चंद्रमुखी का चित्र भी मौलाराम जी ने बनाया था, बाघ का, घुरुड़ का, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर उत्तराखंड के इतिहास में मांगाकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये मांगाकर बहुत बार आ चुका है, चंदों के समय में, युद्ध के समय लिया जाता था ये आपका चित्र, ये आपका कर, ठीक है, कर लिया जाता था मांगा कर, ठीक है, चंदों के समय में। बाद में गोरखों ने भी इसी कर को जारी रखा, बाकी जो पुराने कर थे वो तो समाप्त कर दिए, लेकिन मांगा कर उन्होंने चालू रखा, ठीक है। ये आपका एक सैन्य कर था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड के किस भाग में खाम पद्धति प्रचलित थी? आप सभी को बता भैया खाम पद्धति, तराई भावर के गांवों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था उस समय, एक तो जमींदारी गांव, एक खाम गांव, ठीक है। तो ये इसमें हमारा तराई भाबर बिल्कुल ही सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? प्रथम अधिवेशन की तो करी थी भैया जयदत्त जोशी जी ने, ठीक है, जयदत्त जोशी जी ने करी थी। और अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरे की करी थी भैया तारादत्त गैरोला जी ने। और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो वो करी थी बद्रीदत्त जोशी जी ने। फिर मैं अगर चौथे की बात करूं तो वो करी थी हरगोविंद पंत जी ने,
ठीक है, हरगोविंद पंत जी ने। 5वीं की करी थी आपकी बद्रीदत्त पांडे जी ने। और जो आपका छठा हुआ था रानीखेत की गन्या तोली में, वो हुआ था आपका मुकुंदी लाल जी ने उसमें अध्यक्षता की थी। ठीक है, और फिर कांग्रेस में विलय हो जाता है कुमाऊं परिषद का। आगे की ओर 1883 में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में सभा हुई थी। तो इल्बर्ट बिल के समर्थन में जो सभा होती है, ठीक है, वह सभा होती है बुद्धि बल्लभ पंत जी के अध्यक्षता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र है बोला गया, तो है एम एस डॉस इसमें हमारा सही है। आगे की ओर कनिष्क की राजधानी कौन सा नगर था, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी पूछा गया। देखो, 2 राजधानी रही है कनिष्क की। पहली तो है आपकी पेशावर यानी पुरुषपुर, ठीक है। दूसरी रही है आपकी मथुरा, ठीक है, दूसरी मथुरा। सेकंड कर लो यहाँ पे, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो दूसरी राजधानी आपकी मथुरा रही है। आप सभी को पता है कनिष्क के दरबार में कौन थे भैया, आयुर्वेद के विद्वान चरक, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखी थी, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता लिखी थी ना इन्होंने, ये याद में रखना है। इनके दरबार में वैसे पार्श्वनाथ जी थे, वसुमित्र जी थे, अश्वघोष जी थे, नागार्जुन जी थे, ठीक है, ये भी आपने। और अश्वघोष कौन थे भैया, कनिष्क जी के राजकवि थे। आगे की ओर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, तो ये आपके 23वें तीर्थंकर थे भैया। काफ़ी बार आ गया, ये सदाबहार प्रश्न है आपका, ठीक है। और ऋषभ देव जी की अगर बात आएगी, ऋषभ देव, तो ऋषभ देव जी जैन धर्म के संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थंकर भी हैं, ठीक है ना। और 24वें तीर्थंकर की अगर मैं बात करूंगा तो वह आप कहेंगे महावीर स्वामी जी हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, शेरशाह का मकबरा किस स्थान पे है, तो शेरशाह का मकबरा पूछा जा रहा है, तो वो तो है भैया सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार में। और शेरशाह की अगर मैं बात करूं तो भैया 1540 में आता है और 1545 तक रहता है। और इसका असली नाम होता है भैया फरीद होता है, ठीक है। असली नाम क्या होता है, फरीद। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है। गले में गलबंद भैया होता है, चरियो भी होता है, काले कलर का आप पहनते हो, चरियो बहुत प्रकार के होते हैं। जो तंगड़ी है वो कमर में पहनते हैं भैया, ठीक है, तंगड़ी आपका कमर में पहना जाता है, कमर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर को चुनिए। फूलों की घाटी का वर्णन स्कंद पुराण में नंदन कानन के नाम से है, सही है भैया। फूलों की घाटी जनपद चमोली में स्थित है, ये भी सही है भैया। पुष्प गंगा धारा फूलों की घाटी के मध्य से प्रभावित होती है, हाँ भैया, बीचों बीच बहती है। तो तीनों सही है इसमें हमारा, सभी 1 2 3 सत्य हैं। आगे की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 सही है, क्षेत्रीय परिषद 1956 ये भी सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ठीक है, ना कि 62। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता शब्द आया है, तो अनुच्छेद 25 में आ रखा है, ठीक है, अनुच्छेद 25 में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद यह अब संविधान के किस भाग के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है, तो यह है आपका भैया भाग 12 है। भाग 12 इसमें हमारा हो जाएगा 10 11 12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। और अनुच्छेद कौन सा है भैया, अनुच्छेद है आपका 300 क, ठीक है, 300 क इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है। आगे की ओर, चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के प्रयोग किए जाने हेतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कौन सी धारा जोड़ी गई, तो कौन सी धारा जोड़ी गई, 61A जोड़ी गई है आपकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से किस काल को उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है भैया कत्यूरी के काल को, ठीक है, कत्यूरियों के काल को माना जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। अगला जो हमारा प्रश्न है, घर के आंगन में संपादित होने वाला गढ़वाल क्षेत्र का महत्वपूर्ण लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है,
तो कौन सा है वह है भैया थड़ैया नृत्य। ठीक है, जो विवाहित लड़कियां पहली बार मायके आने पे करती हैं। आगे की ओर अगला प्रश्न, रवाई जौनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें महिला और पुरुष समूह के मध्य प्रेम गीत प्रश्न और उत्तर के रूप में गाए जाते हैं, वह कहलाता है। तो वह आपका भैया छोपती कहलाता है। ठीक है ना, ये आपका रवाई और जौनपुर वाले क्षेत्र में आपका अधिक प्रसिद्ध है। आगे की ओर उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर स्थित है? तो वह स्थित है आपका भैया रानीखेत में है आपका झूला देवी मंदिर। तो ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। उदारीकरण के अनेक उपायों के साथ भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई? तो नई औद्योगिक नीति तो 1991 में हुई, ये आपकी छठी थी। ठीक है ना, छठी थी ये। और पहली कब हुई? पहली हुई थी आपकी भैया 1948 में। ठीक है, और दूसरी आई थी आपकी 1956 में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति भारत में पर्यावरण व विकास के बीच सामंजस्य रखने हेतु बनाई गई? तो वह बनाई गई थी आपकी भैया पर्यावरण एवं विकास नीति सन 2006। आगे की ओर राजस्थान नहर को निम्न में से किस स्थान से निकाला गया है? तो वह हरी के बांध से निकाला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। आगे की ओर जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में साक्षरता दर न्यूनतम है? तो वह होगी आपकी हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है आपका, तो वो हो जाएगा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका भी अल्मोड़ा में है। ठीक है ना, आगे की ओर बालचा दर्रा जोड़ता है, तो बालचा दर्रा आपका जोड़ता है चमोली और तिब्बत को। अब देखिए आपके लिए एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? ये प्रश्न आपने मेरे को कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। धन्यवाद।